1970 के आसपास जब म्यूनिक में ओलंपिक हुआ, आफ्टर वर्ल्ड वॉर से पहले बर्लिन में एक बार ओलंपिक हुआ था, वो हिटलर के टाइम पे हुआ था। तो वर्ल्ड वॉर के बाद म्यूनिक में ओलंपिक हुआ, पहली बार जर्मनी में ओलंपिक हुआ, तो एक बहुत ही उत्साह था जर्मनी में। और एक चीज़ थी, वो थी कि उससे पहले जो था, जब जर्मनी का एक काला इतिहास भी रहा है वर्ल्ड वॉर के टाइम पे। उन्होंने यहूदियों को, ज्यूज़ को, जिप्सियोस को और भी कई सारे जो सो कॉल्ड आर्यन रेस नहीं है, उनको ढूंढ ढूंढ के निकाला, मारा, उनको जेल में सजा दी, उनको गैस चेम्बर में मार दिया। तो जर्मनी का एक खतरनाक इतिहास भी रहा है। तो उसको धो देने का, उसको एक वाइट वॉश करने का अच्छा मौका था म्यूनिक ओलंपिक। म्यूनिक ओलंपिक अगर अच्छे से हो जाता है तो जर्मनी को लगता था कि जो एक धब्बा है उनके ऊपर कि वो नाज़ी है, वो जो है यहूदियों को पसंद नहीं करते, वो एक धब्बा जो है वो उतर जाएगा। 1974 की बात है, म्यूनिक में ओलंपिक हुआ था। तो इसराइल तब बन चुका था और इसराइल पैलेस्टाइन के रिश्ते भी बहुत ख़राब चल रहे थे। तो उस समय एक ग्रुप था, ब्लैक सेप्टेम्बर नाम का। ब्लैक सेप्टेम्बर ग्रुप एक उग्रवादी ग्रुप था जो कि इसराइलियों को ढूंढ ढूंढ के मारने का योजना बना रहा था। बेस्ट मौका उनको मिला जब म्यूनिक में ओलंपिक हुआ। अब म्यूनिक में ओलंपिक हो रहा था, तभी अलग अलग जो विलेजेस है उनका अलग अलग क्वार्टर होता है, वो ओलंपिक विलेज जिसे कहते हैं। वहाँ पर हर देश का नागरिक रह सकता है, हर देश का जो एथलीट्स है उनका रहने का इंतज़ाम होता है वहाँ पर, बहुत ही अच्छा इंतज़ाम है। अब जब वो हो रहा था, तभी इसराइल के उन वो जो ब्लैक सितंबर के जो लोग थे इसराइल के जो विलेज में, वो दाखिल होते हैं, 6 फुट की फेंस पार करके अंदर जाते हैं और 11 लोग शायद थे, उनको बंधक बना लेते हैं। और घुसते ही एक जो है शायद उनका कोच था, उनको गोली मार देते हैं, उनकी मौत हो जाती है तुरंत। ब्लैक सितंबर का कुछ दावी था कि हमको जो है ये चाहिए, इसराइल में बंद जो है फिलिस्तीन के जो जनरल्स है, जो कमांडर्स है, उनको छोड़ दीजिए। इसराइल जो है अपना वेस्ट बैंक से अपना जो एक अधिकार है वो हटा ले, ये सब वो बोलते थे। अब ये जब हो रहा था, तब जर्मनी की जो पुलिस थी उतनी एफिशिएंट नहीं थी, क्योंकि जर्मनी के पुलिस जो थे सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद से जर्मनी के ऊपर एक मतलब, तो वेस्ट जर्मनी था तब, दो जर्मनी थे, ईस्ट जर्मनी और वेस्ट जर्मनी। वेस्ट जर्मनी में ये हो रहा था। वेस्ट जर्मनी की जो पुलिस थी वो काफ़ी बोल सकते हैं कि सॉफ्ट थी, सॉफ्ट इन द सेंस कि पहले ही वर्ल्ड वॉर हो चुका था, नाज़ियों का पूरा हर्ष दुनिया ने देखा कि कैसे वो इतना मतलब एग्रेसिवली चीज़ों को करते हैं, एग्रेसिवली लोगों को मारते हैं। तो वो नाज़ियों का दौर उन्होंने देखा था पूरी यूरोप में। तो पूरे यूरोप ने ठीक किया, प्लस अमेरिका ने, कि अभी जो है जर्मनी को सीखना पड़ेगा कि पुलिसिंग कैसे काम करती है, लोगों से कैसे रहता है। तो उन्होंने डीमिलिटराइज करना शुरू कर दिया ना जर्मनी को। तो जर्मनी की जो पुलिस थी वो बहुत ही कमज़ोर थी और लोग भी बहुत ही ज़्यादा अच्छे थे, इसलिए उतना पुलिस की ज़रूरत भी नहीं पड़ती थी। इसराइल ने बोला था कि हम जो है मदद करने के लिए अपनी कमांडोज भेजते हैं, आप परमिशन दे तो हमारे कमांडोज चले जाएंगे। लेकिन जर्मनी ने बोला कि नहीं, हम ही संभाल लेंगे। ये सब हो रहा था। तब जो है टेररिस्ट ने अपनी मांगे रखी और उनको बोला गया कि हम जो है हेलीकॉप्टर से आप हमको लीबिया या अफ्रीका का कोई कंट्री है वहाँ पर आप ड्रॉप कर दो, हमको हमको कुछ नहीं होना चाहिए। तो उन्होंने बोला कि ठीक है, आप एयरपोर्ट आओ, आप जो है आपकी सारी बातें मांग ली गई है, आप एयरपोर्ट पे आइए और सारे कैदियों को वहाँ से ही आप हैंड ओवर कर दीजिए हमको, हम जो है आपको हेलीकॉप्टर दे देंगे, आप हेलीकॉप्टर में बैठ के चले जाइए। ये सब जब हो रहा था, तब
पूरी मीडिया की नज़र उस इवेंट पे चल रही थी, क्योंकि पहले भी यहूदी के साथ हो चुका था। मतलब सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम पे उनको एकदम मतलब जानवर से भी बदतर ट्रीट किया गया, उनको चुन चुन के मारा गया, गैस चैम्बर में भर के गोली मार दी गई। तो जर्मनी के साथ यहूदियों का एक बहुत ही काला धब्बा इतिहास रहा है, और वो इतिहास फिर से दोहराने जा रहा था। एक इजरायली कोच की हत्या हो चुकी थी, 11 लोगों की जान दांव पे थी। रात के करीबन 12-13 बजे, 12-1 बजे जो आतंकवादी थे उन्होंने इजरायली जो स्पोर्ट्समैन थे उनको लेकर के एयरपोर्ट की तरफ मूव किया, उनको एक गाड़ी में बिठा कर एयरपोर्ट की तरफ मूव किया। अब वही टाइम पर था कि आप जो है लोगों को सेव करो, लोगों को बचाओ। तो उन जो प्लेयर्स थे उनको हेलीकॉप्टर में बिठा दिया गया। इस जो आतंकवादी थे उन्होंने किया। फिर आतंकवादी जब चलने लगे तब उनके बीच में कम फाइटिंग हो गई। जर्मनी के स्नाइपर्स जो थे उनके साथ, और उसी दौरान उनका प्लान एकदम चौपट हो गया। बहुत ही ज़्यादा भयानक गन फाइट हुई, 4 के 4 टेररिस्ट मार दिए गए। लेकिन उन्होंने एक काम कर दिया, उन्होंने हेलीकॉप्टर के अंदर ग्रेनेड फेंक दिया। अब जब ग्रेनेड फेंका तो जो 11 के 11 इजरायली जो एथलीट्स थे, स्पोर्ट्समैन थे, वो सारे के सारे मर गए। एयरपोर्ट से धमाके की आवाज़ आ रही थी, मीडिया पूरा एयरपोर्ट में इकट्ठा हो गया, जमा हो गया। मीडिया ने पहले सूचना दी कि सारे के सारे इजरायली जो एथलीट्स हैं उनको बचाया जा चुका है और सारे के सारे टेररिस्ट को मार दिया जा चुका है, घबराने की कोई बात नहीं। बाद में जाकर उन्होंने देखा कि मतलब चीज़ एकदम हाथ से निकल गई, कोई भी एथलीट नहीं बचा, और एक शायद जर्मन पुलिसमैन भी मारा गया था उसमें। तो ये एक चीज़ था। इसके बाद शुरू हुआ इजराइल का रैथ ऑफ गॉड, जिसके बारे में आप बहुत सारे लोग जानते भी होंगे। तब के इजराइल के प्राइम मिनिस्टर थी गोल्डा मेयर, बूढ़ी थी थोड़ी सी, लेकिन बहुत ही जुनून से भरी हुई औरत थी। उन्होंने सोचा कि इजराइल के लोगों को ऐसे अगर मार दिया और इजराइल अगर कुछ नहीं करेगा तो इजराइल के ऊपर एकदम मतलब बट्टा लग जाएगा कि वो जो है कुछ नहीं करता है, चुपचाप सह लेता है। इस चीज़ को तोड़ना था उनको। इसी से उन्होंने रैथ ऑफ गॉड की शुरुआत की। अब रैथ ऑफ गॉड में जो था एक चीज़ था, वो था कि इस ऑपरेशन में ये जो ब्लैक सितंबर का ग्रुप है, ये जो ऑपरेशन उन्होंने किया है, इजरायली एथलीट्स को बंदी बनाया है, हर कोई जो इसमें शामिल है, हर एक इंसान, उनको ढूंढ ढूंढ के मारा जाएगा। ये उनका प्लान था। इस नाम दिया गया रैथ ऑफ गॉड। तो पहले नाम आया रेड प्रिंस का, अरबी रेड प्रिंस जिसे कहते हैं। रेड प्रिंस शायद एक लेबनानी आदमी था, लेबनान का, जो बहुत ही हैंडसम था। एक टाइम का मिस यूनिवर्स से उनका अफेयर था। वो हर जगह जगह बदलता रहता था। वो था पहला मास्टरमाइंड, जो पूरी जो कोऑर्डिनेशन थी, किस ग्रुप को टारगेट करना था, कैसे प्लान बनाना है, ये सब कुछ उन्होंने किया था। तो उनका दायित्व था कि रेड प्रिंस को ढूंढकर मार दिया जाए। करीबन 20 साल लगे पूरा ऑपरेशन अंजाम देने में, लेकिन उन्होंने ढूंढ ढूंढ कर हर एक लोग को मारा, रेड प्रिंस को भी मारा। लेकिन एक चीज़ था कि जो एथलीट के परिवारजन हैं, उनको इनसे क्या मिला। एक बार एक इंटरव्यू से पूछा गया कि एथलीट के जो परिवार से, उनका एक इंटरव्यू किया गया। एक को छोड़कर बाकी सब ने बोला कि इनसे उनको कोई एक क्लोजनेस होता है ना, कि एक आप आदमी मर चुका है आपका परिवार का, फिर उसके बाद आप रिवेंज लेते हो,
लेकिन एक क्लोजनेस नहीं मिलता, वही बोलते थे वो लोग। क्यों? इससे वो जो चले गए हैं उनको आप वापस नहीं ला सकते। एक को छोड़कर बाकी सब ने यही बोला कि आपने रिवेंज ले लिया, ठीक है, ओके, आपको आपने मार दिया उनको, ठीक है, कोई बात नहीं, लेकिन हमको कोई शांति नहीं मिली, शांति। तो यही ये बात है कि वो बोलते हैं कि उनको कोई शांति नहीं मिली। हालांकि गोल्डा मेयर जो था, उन्होंने हर एक ऑपरेशन के टाइम पे उनको फ़ोन किया था, और मोसाद के सिक्योरिटी एजेंट जो है उन्होंने फ़ोन किया, और हर एक ऑपरेशन के टाइम पे उन्होंने बोला कि इतने बजे आप रेडियो ऑन करिएगा और सुनिएगा। तो तभी न्यूज़ आता था कि ये मारा जा चुका है नॉर्वे में, ये मारा जा चुका है यहाँ पर। एक टाइम पे तो ऐसा भी था कि फिनलैंड के साथ शायद फिनलैंड नहीं, नॉर्वे के साथ, मतलब बहुत ही बुरा हर्ष होने वाला था कि एक आदमी को उन्होंने सोचा था कि यही शायद ये आदमी होगा, लेकिन बाद में पता चला कि ये नहीं है। लेकिन उससे पहले उन्होंने उनको गोली मार दी। इनोसेंट आदमी था नॉर्वे का। तो और वो पकड़े भी गए, और जब पकड़े गए तब उन्होंने पूछताछ शुरू की नॉर्वे की पुलिस ने। तब मोसाद का ये ऑपरेशन का पता चला, ये हुआ था। तो एक टाइम पे इसराइल और नॉर्वे के रिश्ते जो थे वो बहुत ही ख़राब हो चुके थे। अमेरिका ने बीच में मध्यस्थता करके बचा लिया रिश्ते को, वरना बहुत ही ख़राब अंजाम हो सकता था चीज़ का। तो यही था ब्लैक सितंबर की कहानी, म्यूनिक ओलंपिक की कहानी, वहाँ पर कैसे एथलीट मारे गए, क्या हुआ था। अगर आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए, और कमेंट में लिखिए कि नेक्स्ट क्या आपको पसंद है सुनने को। थैंक यू।